तो हमने मरूसियत तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातों में देखी है, लेकिन वाहिद जमात इस्लामी है जिसकी जमात में मरूसियत का नामो निशान नहीं है। और जितनी देर वो इमारत पे विराजमान रहे, वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को इतना एहसन तरीके से निभाते थे कि ट्रैवलिंग में रहते थे। तो हमने पिछले 10-11 साल से जमात इस्लामी कराची का एक नया चेहरा देखा है। कहीं ना कहीं जमात इस्लामी समझती है कि पीपल्स पार्टी और MQM खुलेआम जिस तरह की गुंडागर्दी कराची में करते हैं, तहरीक इंसाफ उन दोनों से कम बेहतर है। अब अगली बात रहेगी जी आने वाले दौर में मंजरनामा बदलेगा और इस्लामी जमातें ख़त्म हो जाएंगी। मैं नहीं समझता। आपको पता है जमात इस्लामी के बारे में पहले भी मैंने मौक़िफ़ दिया कि जमात इस्लामी अपने मौक़िफ़, दस्तूर और एजेंडे से पीछे नहीं हटती। हम किसी ऐसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं बनेंगे जो हमारे किसी मौक़िफ़ को अपने अल्फाज में बदल के पेश करे। तो ज़ाहिरी बात है जी, इसमें हम कोई ऐसी डील नहीं करने वाले जिसमें हम अपना मफाद और अपना फ़ायदा ढूंढें। मुल्की मफाद में हमें अगर नज़र आएगा, जमात इस्लामी को नज़र आएगा कि किसी सियासी जमात के साथ हमारा जुड़ना मुल्क के लिए बेहतर है, तो इंशाल्लाह इसमें हम दरेग नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक प्रोफाइल में खुशामदीद। मैं उसामा ज़ाहिद हूँ। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों आपने देखा कि मंसूरा में गए और वहाँ पर हमने देखा कि हाफ़िज़ नईमुर रहमान, जिनका ताल्लुक़ कराची से है और वो महाजिर हैं, उन्होंने जमात इस्लामी के अमीर के तौर पे हलफ़ उठाया और मजमूई तौर पे जमात इस्लामी के छठे अमीर का उन्हें दर्जा मिला है। इससे पहले सराजुल हक साहब थे, उनका ताल्लुक़ लॉयड दीड से था और वो पठान थे, और ये एक महाजर है, इनका ताल्लुक़ कराची से। और वाहिद पाकिस्तान की ऐसी सियासी जमात जिसमें ये इम्तियाज़ पाया जाता है कि जिसमें बग़ैर किसी ज़ात पात के, किसी सियासी बैकग्राउंड के, मतलब आपके बाप का, दादा का बहुत बड़ा सियासतदान होना लाजमी नहीं है, जो कि हम दीगर जमातों में देखते हैं। लाइक अता तारड़ साहब हैं, उनके वालिद साहब एक बहुत बड़े सियासतदान थे। मरीम नवाज़ साहिबा हमारे पास जिंदा मिसाल हैं। साद रिजवी साहब, जिनके वालिद मोहतरम आदम हुसैन रिजवी एक बड़े सियासतदान थे। तो हमने मरूसियत तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातों में देखी है, लेकिन वाहिद जमात इस्लामी है जिसकी जमात में मरूसियत का नामो निशान नहीं है। मुस्तफ़ा उमर मन साहब जमात इस्लामी यूथ की ज़िम्मेदारी भी अदा कर चुके हैं, जमात इस्लामी के अंदर और जमीयत के अंदर भी ये रहे। मुस्तफ़ा साहब बेहद शुक्रिया टाइम देने के लिए। बात करेंगे हाफ़िज़ नईम साहब, जमात इस्लामी के अमीर बने हैं, बड़ी तवक्कुआत हैं। सराजुल हक साहब को बतौर अमीर आप कैसा देखते हैं? उनसे कैसी तवक्कुआत थी और वो क्या आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी उसामा साहब, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए मौका दिया। जहाँ तक बात है जी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की सिराजुल हक साहब की, तो सिराजुल हक साहब का मिजाज जो है ना जी, वो एक दरवेशाना तबीयत के मालिक थे और यकीनन उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी बड़े आसान तरीके से निभाई और वो 2 दफ़ा लगातार अमीर मुंतखब भी हुए। और जितनी देर वो इमारत पे विराजमान रहे, वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को इतना एहसन तरीके से निभाते थे कि ट्रैवलिंग में रहते थे। मतलब सिराज साहब जैसा बंदा जितनी ट्रैवलिंग वो करते थे, मेरा नहीं ख्याल को शायद जमात इस्लामी के अंदर इतना कोई बंदा ट्रैवल करता हो। तो ट्रैवलिंग किस निस्बत से थी? ऑब्वियसली उस मुनासबत से इवन लास्ट जो इलेक्शन हुआ है उसमें वो अपना हल्का जो है वो उसको बीट करने की बुनियादी वजह, उनके मकामी लोगों का शिकवा था कि जी सिराज साहब अपने हल्के में आते बड़े कम थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी ज़ात को इतना बैकफुट पर रखा हुआ था या अपने हल्के को भी वो पूरा तवज्जो नहीं दे पाए, सिर्फ इसलिए कि उनके पास अमारत थी पूरे पाकिस्तान की और पूरे उन्होंने मुल्क को लेकर चलना था, तो वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए दिन रात कोशा रहते थे। अब जहाँ तक बात है हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब की, तो हमने पिछले 10-11 साल से जमात इस्लामी कराची का एक नया चेहरा देखा है। नईमुर रहमान साहब ऑब्वियसली जमात इस्लामी ने, जैसे आपने खुद ही बात कर दी कि जमात इस्लामी जो है वो एक सियासी बैकग्राउंड नहीं देखती, ऑन मेरिट चीज़ें होती हैं। 3 कैंडिडेट्स दिए थे उन्होंने अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के लिए, जिसमें टॉप डेफिनेटली दोबारा से सराजुल हक साहब ही थे। सेकंड वन जो है वो लियाकत बलोच साहब थे जो कि बहुत सीनियर हैं, और तीसरे नंबर पे हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब थे। मैं चूँकि खुद नौजवान हूँ, अक्सरियत मेरा जहाँ तक जहन मानता है कि 45,000 से ज़्यादा वोट जो है वो अरकान जमात पूरे पाकिस्तान से डालने वाले थे। 82% से ज़्यादा लोगों ने वोट कास्ट किया और उसमें सबसे ज़्यादा वोट हाफ़िज़ नईम साहब को क्यों मिला? क्योंकि नौजवानों को लगता है कि हाफ़िज़ साहब का एक अंदाज़ जो है सियासत में वो अग्रेसिव है। उन्होंने कराची की सियासत का रुख बदल के रख दिया। जमात इस्लामी कराची दोबारा नेमतुल्लाह की याद ताज़ा कर दी। हर कराची के उस इशू पे वो बोले, हर उस एजेंडे पे खड़े हुए जहाँ पे पीपल्स पार्टी ने उनकी मुखालफत की, MQM ने उनकी मुखालफत की, कराची के सारे धड़े उनके खिलाफ, गुंडागर्दी उनके खिलाफ। उसके बावजूद हाफ़िज़ साहब ने नए नारे लॉन्च किए, तेज़ हो जद्दोजहद तेज़ हो।
ऐसी चीज़ें और ऐसे लोगों को एग्रेशन के साथ लेके वो निकलते थे कि जिस तरफ वो रुख करते थे यूं लगता था कि चंद मिनटों में ये सारी कहानी उनके पीछे बदलने वाली है। ये अलग पहलू है बलदियाती इलेक्शन में इनके साथ। सराजुल हक साहब इस जब इलेक्शन हो रहे हैं उससे पहले इस्तीफा दे दिया, क्या उन्हें अंदाजा हो चुका था कि बतौर अमीर उनकी दोबारा सिलेक्शन नहीं होने जा रही? नहीं, ऐसा नहीं है। खैर उसमें यह था कि ये भी कह लें उनकी वो खलूस और ईमानदारी आप कह सकते हैं कि जमात में काम करने वाला बंदा, मैं उसकी मिसाल आपको रिलेट करवाऊंगा कि जो मंसूरा में आपने प्रोग्राम कवर भी किया जाके, जो अमीर जमात इस्लामी की हलफबंदी का था, उसमें क्या हुआ कि जब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब और सिराजुल हक साहब मिल रहे हैं, एक के कंधे पे नई जिम्मेदारी आ रही है और एक के कंधे से उतारी जा रही है। जिसके कंधे से उतारी जा रही है वो मुस्कुरा रहा है और जिसके कंधे पर डाली जा रही है वो रो रहा है। तो ये इस बात का सबूत है कि सिराज साहब ने इलेक्शन में नाकामी को खंदा पेशानी से तस्लीम किया और ये समझा कि जी मेरे से आने वाला अमीर यकीनन बेहतर हो सकता है जमात के लिए, उसके प्लान, उसका अग्रेशन, तो क्यों ना किसी और को मौका दिया जाए। मैं एक अरसा दराज से जमात को लेकर चल रहा हूँ और शायद ये उनका अपना जुमला भी है इधर आखिरी तकरीब में भी कि मैं एक मिसाली अमीर साबित नहीं हो सका लेकिन मैं एक मिसाली कारकुन ज़रूर हूँ। तो मैं समझता हूँ ये उनकी ईमानदारी का सबूत है कि उन्होंने पहले इस्तीफ़ा दे दिया था ताकि जमात इस्लामी में एक ऐसे मजीद अच्छे बंदे को ऊपर आना चाहिए जो जमात के उसी एजेंडे को लेकर मजीद बेहतर तरीके से चल सके। अच्छा, कराची के अंदर हमने देखा कि हाफिज़ नईमुर रहमान का झुकाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ था। MQM के ख़िलाफ़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी चूँकि उसे बड़ा वहाँ पे बैकग्राउंड रखती है तो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हुआ। और सराजुल हक साहब से पहले हाफिज़ नईमुर रहमान ने ज़मान पार्क में इमरान खान से मुलाकात की थी कराची की क़यादत के तौर। और अब देखते हैं क्योंकि एग्रेसिव पॉलिटिक्स का तो आगाज़ हो चुका, अब ये सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। हाफिज़ नईमुर रहमान के मिजाज से तकरीबन तमाम अफराद वाकिफ़ हैं। अब क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुस्तकबिल हम ढूंढ सकते हैं जमात इस्लामी का? देखिए, जमात इस्लामी अपने मौक़िफ़ और एजेंडे से जहाँ तक मेरा ख्याल है कभी भी पीछे नहीं हटी। जहाँ तक 2018 के इलेक्शन की बात है, KPK में हम सबको बखूबी अंदाज़ा है कि जमात इस्लामी की पूरी हिमायत हासिल थी इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ को। लेकिन असूली तौर पे देखा जाए तो वहाँ पे भी तहरीक इंसाफ ने पल्लू छुड़ा लिया था जमात से, जमात ने इनको नहीं छोड़ा था। तो कहीं ना कहीं उसको नाम दिया गया। ऑब्वियसली खान साहब की अपनी स्टेटमेंट थी कि जी बैरूनी प्रेशर है और परवेज़ खटक साहब को बाकायदा बोला गया कि सिराज साहब को माजरत कर लें, उनको बोलें हम आपके साथ मजीद नहीं चल सकते। जहाँ तक अब वाली सिचुएशन, आपने जैसे खुद ही बोल दिया कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने इमरान खान से मुलाकात भी की और वो कराची में भी तहरीक इंसाफ के साथ चलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जमात इस्लामी समझती है कि पीपल्स पार्टी और MQM खुलेआम जिस तरह की गुंडागर्दी कराची में करते हैं, तहरीक इंसाफ उन दोनों से कम बेहतर है। हम उनके साथ देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तहरीक इंसाफ बिल्कुल क्लियर है। बहुत सारी चीज़ें जिन पे कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है और सियासत का ये हुस्न है जी, आपका इख्तलाफ भी हो तो आपको एक टेबल पे बैठना भी चाहिए और आपको एक एजेंडे के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्की मफाद के लिए इकट्ठे होना चाहिए। तो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की सोच और उनकी जहनीत यही है कि मुल्की मफाद के लिए और जमात इस्लामी के मफाद के लिए उनको जिससे भी इल्हाक करना पड़ा वो इंशाल्लाह करेंगे। और जमात इस्लामी की पोजीशन को हलफ बर्दारी की तकरीब में जो उन्होंने खिताब किया उसमें एक जुमला मैंने बाकायदा नोट किया और टिकर भी बनाया। उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर सियासी मुखालफिन को जेलों में डाल दिया जाता है, जो कि हम कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके खिलाफ तहरीक का आगाज़ करेंगे। मुझे ना जाने क्यों लगता है कि इमरान खान के लिए उन्होंने बात की। अगर जमात इस्लामी इस किस्म का स्टैंस लेती है कि वो इमरान खान के लिए सड़कों पर निकलती है, 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ की सूरत हाल तो हमने देख ली, क्या जमात इस्लामी उसके लिए तैयार है? देखें, जमात इस्लामी ने असल तो इस मुल्क में जबर का सामना किया ही जमात इस्लामी ने। आप तारीख उठा के देखें, काजी हुसैन साहब के साथ क्या हुआ, पुलिस ने डंडे मारे, कायदीन को उठा के जेलों में फेंका और किस हद तक चीज़ों को फेस किया। कराची में हाफिज़ नईम साहब बड़े बड़े चैलेंजेस का मुकाबला कर चुके हैं और अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है तो कोई दूसरी राय नहीं है। जो लोग सियासी मुखालफिन का जेल में इशारा किया, तो भाई इस वक्त सबसे बड़े सियासी मुखालिफ और सबसे बड़ा बंदा जो जेल में बैठा है हम सबको पता है, वो नाम आप ना भी लें तो चीज़ें समझ में आती हैं। अगर जमात इस्लामी इस बात पे स्टैंड लेती है, जैसे अभी रिसेंटली करंट इशू जो चल रहा है, आज का ही मामला है कि किसानों के हक में पूरे मुल्क में और तो कोई पार्टी नहीं बोल रही, कोई और तंजीम, कोई और कहीं पे कोई बंदा नहीं खड़ा हो रहा। जमात इस्लामी वहाँ पे भी स्टैंड ले रही है कि किसानों के साथ जो जबर, जो जुल्म और जिस तरह का सलूक हुकूमत कर रही है, कोई बंदा साथ देने को तैयार नहीं। अगर जमात इस्लामी स्टैंड लेती है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए या सियासी मुखालफिन की रिहाई के लिए,
तो जमात इस्लामी पहरा देना भी जानती है, और जमात इस्लामी को इस बात से कोई सरोकार नहीं कि उनके साथ आने वाले दौर में फिर ये लोग जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हैं वो क्या करेंगे। इससे हमें कोई मसला नहीं। ऑब्वियसली कराची की तारीख बताती है कि हाफ़िज़ साहब जहाँ स्टैंड लेते हैं वो फिर इंशाल्लाह डट जाएंगे और वो अपना एजेंडा और अपना मौक़िफ़ पूरा करवा के उठते हैं। हमें न जाने क्यों लगता है कि जो इस्लामी सियासी जमातें सफ़े अव्वल में मौलाना फजल रहमान साहब, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी है, तहरीक बैक है, दीगर जो इस्लामी सियासी जमातें हैं, इनको सियासत से आउट किया जा रहा है। TLP और जमात इस्लामी को तो बिल्कुल मंजर आम से साइड लगाया गया। इलेक्शन में उनकी खातिर खा कोई पोजीशन नहीं देखी। जमीयत उलमा इस्लाम के जो कायद हैं मौलाना फजल रहमान, आजकल उनकी भी बड़ी एंटी स्टैब्लिशमेंट, बड़ी एग्रेसिव तकारीर हम सुन रहे हैं असम्बली के अंदर भी और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी। उनका जो पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं दबाई गई है। लगता है कि अगले 5 साल में तमाम इस्लामी सियासी जमातें पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से हमें तो गायब होती नज़र आ रही है। देखें, कोशिश ज़रूर ऐसी हो रही है, और जैसे आपने तमाम जमातों को गिनवा भी दिया, मौलाना फजल रहमान साहब आप पिछली हुकूमतें उठा के देखें, वो 3 उठा लें, 4, 5, जहाँ तक आप जायज़ा ले लें, वाहिद सियासतदान है इस्लामी जमातों में जो हर हुकूमत में शामिल होते थे सिवाय अब वाली इस हुकूमत के। और इस हुकूमत में भी वो क्यों शामिल नहीं हुए, बैकग्राउंड कोई दूर नहीं है। हमें देखना होगा कि उन्होंने उनसे क्या ऐसा जुर्म हुआ और क्या ऐसी ख़ता हुई कि वो हुकूमत में बैठने के काबिल नहीं रहे। वो एक अफ़गानिस्तान का दौरा था जिसकी वजह से अमेरिका का प्रेशर बढ़ा, और उसको आप कह लें इस्टेब्लिशमेंट कह लें बड़े सीधे अल्फाज में, और आप ऐवान बाला में बैठे लोग कह लें जिन्होंने फिर कोशिश की कि फजल रहमान साहब जो हैं अब ये हमारे साथ मज़ीद नहीं चल सकते, चूँकि इन्होंने उस मुल्क का दौरा कर लिया जिनकी हमेशा से मुखालफत अमेरिका के साथ है और आज भी है। वो अब इस्लामी ममालिक दुनिया में जितने हैं सबसे अगर इस वक्त कोई फ़ाल और कोई खुशहाल मुल्क है वो अफ़गानिस्तान चल रहा है। अब अगली बात रहेगी जी आने वाले दौर में मंजरनामा बदलेगा और इस्लामी जमातें ख़त्म हो जाएंगी, तो मैं नहीं समझता। इस्लामी तहरीकें जो हैं, जब किसी एक तहरीक को हटा डाला जाता है तो ऑब्वियसली वो एक तहरीक होती है। जब ये सारी तहरीकों को इज्तमाही तौर पे दबाने की कोशिश करेंगे तो फिर इंशाल्लाह इनकलाब की शक्ल भी बनेगी, और इस मुल्क को ज़रूरत एक इनकलाब की है। जैसे खुमैनी के दौर में आया था, जैसे मिस्र में आया था, तो यकीनन हालात अगर उस तरफ ये कशीदगी की तरफ जाते हैं और ये मजबूर करते हैं लोगों को, तो फिर सियासी जमातें जो हैं वो सिर्फ वो सियासी जमातें नहीं बचेंगी जो इनको चाहिए, बल्कि इस्लामी जमातें, जमात इस्लामी की पूरी तारीख पड़ी है कि वो 75 साल से पुरानी सही जमहूरी जमात है। जमीयत उलमा इस्लाम मैं कह चुका हूँ कि वो हुकूमत में रहती है लेकिन वो अपने चीज़ों को लेके चल रही है। तहरीक लब्बैक ने बहुत वोट लिया है, ये हमें भी पता है कि एक्चुअल वोट उनका क्यों सामने नहीं आया। अब बलदियाती इलेक्शन में कराची में आपको पता है जमात ने 8 लाख से ज़्यादा वोट लिया, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का 3 लाख वोट नहीं था, लेकिन मेयरशिप फिर पीपल्स पार्टी को मिल रही है। तो कब तक ये जबर रहेगा? आपको पता है जब हक आ जाता है तो फिर बातिल को भागना ही होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है। हम कहते हैं कि लंदन प्लान में मौलाना फजल रहमान के साथ सदर पाकिस्तान का वादा किया गया, सदर ना बनाया गया, तो उसके बाद उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया बतौर सदर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। तो मौलाना साहब ने कहा कि नहीं जी आपके साथ नहीं चल सकते। इमरान खान के साथ इनकी एक बैक हैंड एक मुज़ाकराती टीम गई है और उन्होंने असद कैसर साहब की सरबराही में उन्होंने कहा जी इमरान खान चाहते हैं कि आप सदर पाकिस्तान आएँ, तो वो उसके लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा जी हम ईद के बाद हम तहरीक का आगाज़ करेंगे, जो कि उन्होंने बता दिया हुआ है कि हम इसी महीने के अंदर 9 मई को भी उन्होंने कहा कि 9 मई को हम इस्लामाबाद का मार्च करेंगे, अगर ये नहीं उठेंगे तो हम इनका तख्ता उठा के ले आएंगे और हम देखते हैं कि हमें कौन कैसे रोक सकता है। मौलाना साहब के इतने एग्रेसिव बंद, अगर वो सदर पाकिस्तान इमरान खान के साथ चल सकते हैं तो जमात इस्लामी की क्या पोजीशन है इमरान खान के साथ? वो क्या किस किस्म की डील एक्सेप्ट कर सकती है? देखिए जमात इस्लामी, आपको पता है जमात इस्लामी के बारे में पहले भी मैंने मौक़िफ़ दिया कि जमात इस्लामी अपने मौक़िफ़, दस्तूर और एजेंडे से पीछे नहीं हटती। लाइक दैट आप उसकी मिसाल ले लें कि रिसेंटली जो हुकूमत बनी है अभी, जो आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से आने वाली हुकूमत, जिसको अवाम ने हर जगह पर रिजेक्ट किया, उसके बावजूद वो आके इक़्तिदार संभाल के बैठे हैं। वज़ीर-ए-आज़मशिप या सारी गवर्नर्स की सीट या CM-शिप्स और सारा कुछ उन्होंने संभाल लिया। उसमें भी जमात इस्लामी को इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई, जहाँ पे KPK में भी रिसेंटली जो ऑफ़र की थी जमात इस्लामी को तहरीक इंसाफ ने, उन्होंने क्यों रद्द कर दी? जमात ने अपना एजेंडा और मौक़िफ़ बड़ा क्लियर दिया। ये अनाउंसमेंट थी तब लियाकत बलोच साहब की, जो नायब अमीर जमात इस्लामी तब भी थे और आज भी हैं, उनका एक बयान था कि हमने वो चीज़ें अभी तय ही नहीं की, तहरीक इंसाफ जो हमारी तरफ से लोगों को बावर करवा रहे हैं,
हम किसी ऐसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं बनेंगे जो हमारे किसी मौक़िफ़ को अपने अल्फाज में बदल के पेश करे। तो ज़ाहिरी बात है जी, इसमें हम कोई ऐसी डील नहीं करने वाले जिसमें हम अपना मफाद और अपना फ़ायदा ढूंढें। मुल्की मफाद में हमें अगर नज़र आएगा, जमात इस्लामी को नज़र आएगा कि किसी सियासी जमात के साथ हमारा जुड़ना मुल्क के लिए बेहतर है, तो इंशाल्लाह इसमें हम दरेग नहीं करेंगे। आखिर में हम थोड़ा सा बात करेंगे, पाकिस्तान का मौजूदा मुआशी प्लान किसी के कंट्रोल में नहीं है। इमरान खान ने बड़ी बातें की, अच्छा डिलीवर किया। मैं चूँकि इसलिए अच्छा कहता हूँ क्योंकि 2 साल कोरोना में गुजर गए उनके, इसके बावजूद चीज़ों को कंट्रोल किया, स्मार्ट लॉकडाउन पेश करके एक अच्छा पॉइंट दिया दुनिया को और एक अच्छा उन्होंने तारीफ भी की दुनिया ने। लेकिन मुआशी प्लान को लेकर देखें तो सी पैक और खातर खा काम नहीं हुआ, दिगर ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स थे जिन पर काम नहीं हुआ। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो 3 साल अदवार गुजार चुकी है इस अवाम पर, उनके पास भी मुआशी प्लान मौजूद नहीं है। सिर्फ इतने 2-4 नारे थे, वोट को इज्जत दो, मरियम है तो मुमकिन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन जमात इस्लामी चूँकि बड़े बड़े वादे करती है, बड़े बड़े, लेकिन आपके पास क्या ऐसा मुआशी प्लान है कि सूद के खिलाफ भी आप कहते हैं जंग लड़ेंगे, सूद के बगैर बैंकिंग निज़ाम कैसे मुतहर्रिक करेंगे? दूसरा ये कि मुआशी प्लान किस तरह का होगा कि आप बेरोज़गारी को ख़त्म करके और जो हमारे इस वक्त एसेट हैं रियासत के उसको भी मुतहर्रिक करेंगे? देखें, उसकी मिसाल मैं दूंगा कि हमारे पास ये सवाल अमीर जमात इस्लामी मोहतरम सराजुल हक साहब से भी किया गया था। एक पूरा उनके साथ पॉडकास्ट किया एक नौजवान ने और उन्होंने सवाल पूछा, तो सिराज साहब ने जो जवाब दिया था, मेरा भी जवाब वो उनसे मिलता जुलता होगा। सिराज साहब ने कहा था, जी मेरे पास मिसाल मौजूद है कि मेरे पास मिनिस्टरशिप रही थी KPK की, वो वज़ीर ख़जाना रहे थे जनाब। उस दौर के अंदर उनका रिकॉर्ड मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड आप निकाल के चेक कर लें। उस दौर में KPK सूद फ्री सूबा हो गया था, ज़कात फ्री सूबा हो गया था। उन्होंने मसाजिद का निज़ाम मुतारफ़ करवाया और मसाजिद के बाहर लिस्टें लगा दी कि जो लोग ज़कात लेने के अहल हैं वो ज़कात उन्हीं को दी जाएगी। इसमें कोई शर्म और कोई मुज़ायका वाली बात नहीं। हमें पता है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे किसको जा रहे हैं, एहसास प्रोग्राम के पैसे किसको जा रहे हैं, लंगर खानों में फ़ायदा कौन उठा रहा है, हॉस्पिटल्स में इंसाफ कार्ड पे इलाज कौन करवा रहा है। भाई हकदार तो लाइनों में लगा होता है और सिफारशी कोटे वाले अंदर बैठे होते हैं प्रोटोकॉल में। ये चीज़ें समझने वाली हैं। जमात इस्लामी एक ऐसा निज़ाम मुतारफ़ करवाएगी कि जो ज़कात का मुस्तहिक है फिर उसको शर्माना नहीं चाहिए, वो फ्रंट लाइन पे होगा, उसका रिकॉर्ड हुकूमत के पास मौजूद होगा। अब अगर एक सूबे को सूद फ्री सूबा करार दिया गया और सिर्फ ये यहाँ नहीं माना गया, इंटरनेशनल सतह पे अक़वाम मुत्तहिदा ने बुला के सराजुल हक साहब को इस बात पे अवार्ड दिया कि जी आप कोई एजाज़ हासिल है, आपने पूरे सूबे की मिनिस्टरशिप की और आपने सूद फ्री निज़ाम चला के दिखाया। एक सूबा जब हम सूद फ्री चला सकते हैं तो इंशाल्लाह हम मुल्क भी चलाएंगे। दूसरी बात, वहाँ पे उन्होंने नौजवानों को सूद फ्री कर्जे दिए, कर्जा स्कॉलरशिप के लिए, कर्जा कारोबार के लिए कर्जा दिया जाता है लेकिन सूद के साथ दिया जाता है। सिराज साहब ने सूद के बगैर कर्जा दिया और उनके ये प्लान में आज भी शामिल है। जब देखें एक ऐसी हुकूमत बनती है जो इस्लाम के मुताबिक, असूलों के मुताबिक होती है, तो शुरू में मुश्किलात तो सर उठाएंगी। आप उसकी मिसाल देख लें अफगानिस्तान वाली, जितने सर चढ़ते हुए सूरज हैं, ये सर निकालते ममालिक हैं, उन सब ने मुखालफत की डट के। क्या हो गया? आज सारे के सारे साथ खड़े हैं और मजबूर हैं कि जी उनकी माइशत बिल्कुल ठीक हो चुकी है। जब आपके पास पड़ोसी मुल्क मौजूद है जिसकी मिसाल मौजूद है कि उसने अपनी माइशत को इस्लाम के असूलों के मुताबिक सही रास्ते पे, सही डगर पे गामजन कर लिया, तो जमात इस्लामी क्यों ना कर सकेगी? इंशाल्लाह असूलों के मुताबिक चीज़ों को लेंगे तो ये कोई इतना बड़ा पहाड़ या इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जो हमें समझ में नहीं आ रही। बेहद शुक्रिया मुस्तफ़ा उमैर मन साहब, आपने इस तमाम सूरत हाल पर बात की। हाफ़िज़ नईमुर रहमान के हवाले से जमात इस्लामी का नौजवान तबका, नौजवान वोटर और उनका जो इस वक्त पाकिस्तान भर में वोटर मौजूद है, जिसमें हर तरह की, हर नंगो नस्ल, हर तरह का उम्र का बंदा शामिल है, वो उनसे उम्मीद लगाए बैठा है कि जमात इस्लामी एक रीलॉन्च आप कह सकते हैं होने जा रही है और एक नया फेस के साथ, एक नई उम्मीद के साथ वो आगे बढ़ेगी। मोहतरम सराजुल हक साहब दरवेश आदमी थे, जिस तरह से फरमाया, मेरी भी उनसे वक्तन फ़वक्तन मुलाकात होती रही है, तो उनके और हाफ़िज़ नईमुर रहमान के सियासी स्टाइल में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। और मौजूदा सियासत में अगर हाफ़िज़ नईमुर रहमान जैसी क़यादत है तभी आप डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि अभी सियासी निज़ाम बहुत तप चुका है, बहुत अग्रेसिव हो चुका है। इसमें हम देखते हैं कि जमात इस्लामी कितना ख़ुद को मजबूत रख पाती है और कितना मुस्तकबिल में जमात इस्लामी इसका फ़ायदा उठा पाती है। ये अब वक्त के साथ देखना है। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।